अच्छा, इससे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या क्या डिस्कस किए थे। तो जहाँ से हमने देखा था रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड अल्फा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर इस वेलोसिटी। तो दोनों के बीच में रिलेशन देखे थे हम लोग। तो रिलेशन क्या आया था कि ओमेगा इक्वल टू v इंटू आर, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो आप शुरू से देखते आ रहे होंगे कि जब भी एंगुलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन जो भी आता है, क्या होता है, वो आर का मल्टीपल हो जाता है। हर एक में देखें, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका रिलेशन देखे तो वहां पे हम लोगों को रिजल्ट मिला था जैसे कि एस इक्वल टू थीटा इक्वल टू एस इंटू आर। यहाँ पे क्या मिला, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी इंटू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ऐसा हमको रिलेशन मिलते जा रहा है। उसके बाद हमने देखा था टाइम पीरियड, फिर हमने देखा था फ्रीक्वेंसी, फिर एंगुलर स्पीड कि एंगुलर स्पीड क्या होता है। फिर हमने कुछ क्वेश्चन को भी देखा था कि जैसे कि घड़ी का जो सेकेंड हैंड होता है उसका एंगुलर स्पीड क्या होता है, तो हमने उसको निकाला था। उसका एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ, फिर हम लोग उसके बाद और वो देखे थे एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ व्हेन अराउंड इट इज द सन, जब एक सन के राउंड करता है तो उसका एंगुलर स्पीड क्या होता है। उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तब तक नेट डिस्कनेक्ट हो गया जिस वजह से हमारा क्लास कंप्लीट नहीं हो पाया। तो चलिए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो if a particle move along a circular path with uniform angular speed where and hence with uniform linear speed v, the motion said to be uniform circular motion। तो सबसे पहले हम इतना तक डिस्कस कर चुके थे कि अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसको दो चीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। नंबर फर्स्ट कि एंगुलर स्पीड जो होगा वो और लीनियर स्पीड दोनों कांस्टेंट होगा। मैं यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की, यहाँ पे स्पीड की जगह पे मैं वेलोसिटी के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो एवरी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन बदल जाता है। डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंजेस इन एवरी पॉइंट ऑन ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का जो है डायरेक्शन वो बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, स्पीड, याद रखिएगा, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट और लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए दो चीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड और यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड, ये दो चीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट था इसमें, अब यहाँ पे जो मैंने बात किया कि एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन बदल जाता है हमारा, किसका, वेलोसिटी का। अच्छा, दैट मीन्स अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, दैट मीन्स श्योर, हम लोग तो जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में वो ट्रेवलिंग कर रहा है या जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी एवरी पॉइंट पे चेंज हो रहा है, दैट मीन्स एवरी पॉइंट पे एक कुछ एक्सटर्नल एजेंट या फिर एक एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सेलरेशन है, तभी तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। हम लोग देखे थे इसका एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हमने कहा था एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे दैट मीन्स एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन है। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसको हमने यहाँ पे लिखा है ए सी, दैट मीन्स ये जो एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन हमने को इसको नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे जो है लीनियर एक्सेलरेशन, जो है चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसे एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखें तो हमको ऑलवेज क्या लिखना होगा, एंगल के फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पे याद रखिए, ये जो एक्सेलरेशन है वो चेंजेस वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इस पार्टिकल, जो पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है पर मतलब हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये जो एक्सेलरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में कंटिन्यू मूव कर रहा है। ठीक है,
ये एक वो एक सर्कुलर पाथ है जहां से एक ऑब्जेक्ट, ये जो आप ग्रीन ग्रीन डॉट में जो मैंने दिखाया ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है इस सर्कुलर पाथ में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हर एक टाइम इसका क्या हो रहा है, वो हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है दैट मीन्स एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है इस चीज को पढ़िए। बट द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस वो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। द पार्टिकल पोसेस ए लीनियर एक्सेलरेशन, दैट मीन्स अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि वेलोसिटी कैसा है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है दैट मीन्स लीनियर एक्सेलरेशन होगा। एसी जो हमने इंडिकेट किया है वह लीनियर एक्सेलरेशन है। विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द रेडियस होगा। क्यों होगा इसको हम अभी ये जो नीचे का जो फिगर है इसके थ्रू से हम समझेंगे कि ये आखिर क्यों होगा। इसको हम नीचे वाले फिगर से मैं समझाता हूँ। बट ये चेंज होता है और ये टुवर्ड द सेंटर ही होता है, कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और इसी का नाम है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये जो सेंटर की ओर जो एक्सेलरेशन काम करता है वो एक्सेलरेशन को ही हम लोग कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब हम लोग इस फिगर में आइए देखते हैं। ठीक है, अब इस फिगर में नीचे वाले फिगर को थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। ये कोई सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट का दो डिफरेंट पोजीशन मैंने लिया है। एक ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। दो पॉइंट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये थीटा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। और अगर यहाँ पे देखें तो अगर मैं यहाँ पे एस लिखूं तो एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दो टाइम का वेलोसिटी है v1 एंड v2। तो अब देखते हैं कि ये जो डायरेक्ट चेंज हो रहा है वेलोसिटी कैसे हो रहा है। चलिए अब हम लोग वेक्टर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेक्टर, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों वेक्टर को हमने क्या किया, ऐड किया। ये दोनों वेक्टर v1 और v2। तो रूल क्या है कि जब भी वेक्टर को जोड़ना है एक का हेड दूसरे का टेल के साथ जुटेगा। ऐसा नहीं कि टेल टेल हेड हेड, ऐसा नहीं जुटता है। तो हमने क्या किया है, इस v1 और v2 को मैंने यहाँ पे रखा, और v1 को ये, क्योंकि v2 टेढ़ा है तो टेढ़े वाले को यहाँ पे मैंने रखा v2, और सीधे वाले को मैं इसके ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर v1 का डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो अगर मैं नीचे की ओर ले आऊं तो ये माइनस v1 हो जाएगा। ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चेंज ऑफ डायरेक्शन कौन शो करता है, माइनस नेगेटिव साइन शो करता है। तो ये जो हमारा हो गया यहाँ पे, ये माइनस साइन, ये माइनस v1, दैट मीन्स ये डायरेक्शन चेंज हुआ जिस वजह से ये हमने माइनस को लिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी। दैट मीन्स वेलोसिटी अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, अगर हम देखें वेक्टर के लॉ के अनुसार, तो ये हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और यही हमारा होगा रिजल्टेंट वेक्टर। और इसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो v2 माइनस v1, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते थे। ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग लिखते हैं या फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेक्टर या फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी। आई थिंक चेंज ऑफ वेलोसिटी कहना ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे इसको लिखते हम लोग डेल्टा भी, डेल्टा भी, या फिर यहाँ पे इस टाइप से लिख दीजिए यहाँ पे, डेल्टा भी इक्वल टू v2 माइनस v1, चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे इस जगह पे आप देखिए, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा हमारा, तो ये एंगल हम इसको 90 डिग्री मानते हैं। क्यों मानेंगे, सपोज इस चीज को देखिए, ये जो एंगल है, ये एंगल काफी छोटा है। ये जो एंगल है काफी छोटा है, उसको हम लोग फिजिक्स में नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेगलेक्ट करेंगे, इस तथ्य को भी समझिए। सन ये है, हम इसको सन मानते हैं कि सन से सनरेज जो होता है वो निकलता है, अब अर्थ तक पहुंचता है सनरेज। ऐसे अगर ये गोला है तो इस टाइप से निकलेगा, सनरेज ऐसे निकलेगा यहाँ से, इन ऑल डायरेक्शन में होगा, लेकिन सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश। अब यहाँ पे हम लोग खड़ा रहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन निकलता तो ऐसे है, लेकिन हम क्या मानते हैं, ये दोनों को पैरेलल मानते हैं।
सन का रेस को हम लोग पैरेलल मानते हैं, जो आपस में कभी नहीं मिलता है। ठीक है, अगर ये पैरेलल है और इस डायरेक्शन में अगर एक लाइन खींचे तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे ये जो पॉइंट है इतना क्लोज है, इतना क्लोज है, वेरी नियर टू ईच अदर, दैट्स वाई ये जो ये एंगल होता है मेरा, वो काफी छोटा एंगल होता है, बहुत ही छोटा एंगल। ठीक है, इतना छोटा एंगल होता है जिसको हम लोग उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ये जो V1 और V2 के बीच में, जो -V1 और V2 के बीच में ये ठीक है नेगलेक्ट हो जाए, नेगलेक्ट बहुत छोटा एंगल है, दैट मीन्स ये पैरेलल हो जाएगा, V1 और V2 क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। दैट यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, ये जो एंगल है ये एंगल बना 90 डिग्री, दैट मीन्स ये जो वेक्टर है, वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या आया, जो वेक्टर है हमारा V2 या V1 के परपेंडिकुलर, अगर ये V2 है तो इसके परपेंडिकुलर आप देखेंगे इस डायरेक्शन में होगा, सॉरी ये सीधा नहीं होगा कुछ, ये परपेंडिकुलर होगा। देखिए ये जो दो फिगर है नीचे, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस फिगर पे आइए। ये जो फिगर है यहाँ पे नीचे, नीचे वाला ये वाला फिगर, तो ये जो फिगर है यहाँ पे जो नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसका दो पोजीशन लिया है मैंने, एक पोजीशन यहाँ पे और एक पोजीशन यहाँ पे। ये सर्कुलर पाथ पे ट्रेवलिंग कर रहा है और यहाँ पे थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। ठीक है, और ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट बहुत ही नजदीक है एक दूसरे का। ये जो मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है वो काफी नियर, क्योंकि हम एवरी पॉइंट पे अगर एक सर्कुलर पाथ पे कोई भी दो पॉइंट लें, ये अगर दो पॉइंट में यहाँ पे लिया, यहाँ पे देखिए इस दो पॉइंट फर्स्ट वाले सामने सामने, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वेलोसिटी चेंजेस होगा। तो मान के चलिए इतना ही क्लोज है ये दोनों पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे और एक चीज हम लोग थोड़ा सा समझना होगा कि जब सन रेज का लाइट हम तक पहुंचता है तो सन से इस टाइप का रेज निकलता है, यानी ऑल डायरेक्शन में। सन तो एक गोला है, ठीक है, और पूरे अर्थ तक ये सनरेज पहुंचता है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं, यहाँ पे खड़े होते हैं इस अर्थ पे, तो हम लोग क्या मानते हैं कि जो सनरेज है वो एक पैरेलल रेस के रूप में ट्रेवलिंग करता है, पैरेलल, जो दो आपस में कभी नहीं मतलब टच नहीं करता है। ठीक है, हम लोग इसको पैरेलल मानते हैं। पैरेलल क्यों मानते हैं कि अकॉर्डिंग टू, अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहूं और ये जो एंगल यहाँ से इस टाइप से जो निकला, ये एंगल इतना छोटा होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है, और अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। कैसे नेग्लिजिबल मानते हैं, देखिए उसको हम लोग राउंड अप में देखे थे क्लास में कि अगर कोई 0.0001 है तो इसका रिजल्ट हम लोग क्या लिखते थे, रिजल्ट लिख देते थे हम लोग 0.0। ठीक है, 0.0 है तो इसकी जीरो, ये तो यहाँ पे 1 है, लेकिन हम लोग इस 1 को नहीं लिखते थे। क्यों, क्योंकि यह 1 बहुत ही छोटा था और हम लोग एक सुटेबल डिजिट में सिग्निफिकेंट करने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए हम उसको यहाँ पे 0 लिखते थे। उसी तरह ये एंगल जो होता है इसी तरह काफी छोटा होता है और उसको हम लोग 0 मान लेते हैं। 0 जब मान लेते हैं तो यह क्या हो जाता है, एक दूसरे का पैरेलल हो जाता है। ठीक है, सेम केस यहाँ पे होता है। ये जो दो के बीच में जो एंगल बनेगा वो काफी छोटा होता है। कैसे बनेगा ये चीज देखिए, यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किए हैं। इस V2 देखिए ये थोड़ा सा तिरछा है, तिरछा को मैंने V2 को यहाँ पे ले आया और ये जो V1 को इसके हेड से जोड़ दिया, क्योंकि वेक्टर एडिक्शन का रूल होता है कि एक का टेल दूसरे का हेड के साथ ऐड होता है। ठीक है, अब ये जो V1 वेक्टर जो है, ये देख रहे हैं V1 वेक्टर, इसको मैंने उल्टा दिया, दैट मीन इसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो ये यहाँ पे प्लस है तो अगला डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब -V1 हो गया। वो मैंने वहां पे क्या किया, इसके डायरेक्शन को चेंज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो एंगल बना V1 और V2 के भी, यहाँ ये एंगल काफी छोटा है और इसको हम लोग 0 मानेंगे, 0 डिग्री इसको हम लोग मानेंगे, इस एंगल को हम लोग 0 डिग्री मानेंगे। जैसे ही 0 डिग्री हमने माना, ये क्या हुआ, ये जो दो V1 और V2 एक दूसरे का पैरेलल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ डायरेक्शन,
चेंज ऑफ एक्सेलरेशन का जो है ये v2 माइनस v1 का जो डायरेक्शन है वो हमारा इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन है। दैट मीन्स ये अगर इस डायरेक्शन में है, चेंज ऑफ डायरेक्ट वेलोसिटी यानी डेल्टा v का जो हमारा डायरेक्शन है वह इस डायरेक्शन में है। अच्छा, डेल्टा v अगर इस डायरेक्शन में हुआ तो ये क्या हुआ 90 डिग्री, और ये मेरा क्या था v2 था, v2 है, ठीक है। v2 से 90 डिग्री हुआ तो दैट मीन्स ये v1 से भी 90 डिग्री होगा, v1 से भी 90 डिग्री, v2 से भी 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये कोई भी अगर टेंजेंट हो, अगर एक सर्कुलर पाथ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो इस पे 90 डिग्री, ये से 90 डिग्री पे कौन होता है, तो हम याद कीजिए ये हमेशा रेडियस होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस होता है वो हमेशा टेंजेंट के 90 डिग्री पे होता है। तो दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, इसका जो डायरेक्शन है चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट मीन्स एक्सेलरेशन, उसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। द टूवर्ड्स द सेंटर एंड कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और इसी का नाम है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। समझ में आया बात? यहाँ जो सेकंड फिगर पे लिखा है ना हाँ -v1 v2 -v1, ये वाला ठीक से समझ में नहीं आया। ओके, ये सिर्फ आपको ये कैसे हुआ v2 माइनस v1 ये समझ में नहीं आया, सब वो आया यही लेकिन तो। फिगर फिगर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए चलिए, ये फिगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं फिगर को समझाता हूँ, चलिए। यहाँ पे आप इस फिगर में देखिए, ये जो सर्कल वाला फिगर है उसमें मैं इरेज कर लेता हूँ। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में हम देख रहे हैं कि दो वेक्टर है, दो ऑब्जेक्ट है, दो पोजीशन मैंने लिया है, और दोनों ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे है तो दोनों का जो वेक्टर है वो दो वेक्टर मैंने कंसीडर किया है, एक v2 है और दूसरा v1 है, ठीक है। तो वेक्टर का जो लॉ होता है, दो वेक्टर को जोड़ने का जो नियम होता है, अगर सपोज कीजिए एक इस डायरेक्शन में है एक इस डायरेक्शन में है तो क्या करना पड़ता है हमें, एक वेक्टर का हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल पे हम लोग इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा अगर वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो ये ऑलवेज हमेशा ये कहीं भी होगा, ये वेक्टर ए होगा और ये वेक्टर बी होगा। बस इसको हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं, इसको हम लोग घुमा नहीं सकते हैं, इसको टर्न हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम इस डायरेक्शन में घुमा दें तो इधर माइनस बी लेना होगा। सेम वही मैंने क्या किया, v2 को उठा के ले आया यहाँ पे, देखिए इसी जिस तरह यहाँ पे था उतना ही झुका हुआ है यहाँ पे, उसी डायरेक्शन में है यहाँ पे। v1 पूरा सीधा था अपवर्ड डायरेक्शन में, v1 को मैंने यहाँ पे ले आया। अब मैंने क्या बताया कि इसको अगर इसके अगर टेल के डायरेक्शन को मैं बदल दूं तो यहाँ पे उसके साथ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मैंने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले आया, ऑपोजिट डायरेक्शन में दैट मीन्स पहले प्लस था, अब मैं उसे नेगेटिव के साथ लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको नेगेटिव ले आया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने -v1 लिखा। अब देखिए ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी आया दैट मीन्स ये कैसे होगा, वह इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि v2 इस डायरेक्शन में है और v1 -v1 इस डायरेक्शन में है, तो चेंज ऑफ जो वेलोसिटी आएगा मेरा वह इस डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में हमारा डेल्टा v यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा, दैट मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सर ठीक है, हाँ बोलिए। -b इस साइड क्यों मुड़ेगा सर? -v इस साइड क्यों मुड़ेगा, -v इस साइड मुड़ेगा नहीं, -v इस भी यही डायरेक्शन में होगा, लेकिन हमने इसको प्रूव करने के लिए हम इसको इसके डायरेक्शन को चेंज किया, डायरेक्शन को चेंज किया इसलिए हमने वहां माइनस लगा दिया है। अगर ये वाला यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे है तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव की ओर था, लेकिन उसको मैंने उसका डायरेक्शन को बदल दिया जिस वजह से वहां पे मैंने माइनस ले लिया। ये तो माइनस तो था नहीं, माइनस तो हमने लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसके डायरेक्शन को बदल दिया है, ठीक है। तो अब जब हमने देखा कि ये एंगल काफी छोटा होता है, नेग्लेजिबल एंगल होता है, तो ये 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स ये क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री है। अब इस फिगर में देखिए वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री कौन है, ये वाला है, ये वाला क्या है मेरा रेडियस,
ये वाला क्या है, ये भी 90 डिग्री है, रेडियस है। दैट मीन्स रेडियस के डायरेक्शन में ही होगा हमारा एसी, यानी एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलर चेंज, लीनियर एक्सेलरेशन। तो यही तो है एसी विच इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और यही होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दैट मीन्स हर एक टाइम सेंट्रीपेटल फोर्स अपने ओर उसको खींच रहा है। तो ये चीज समझ गए कि ये एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो सेंटर की ओर, सेंटर इस सेंटर हमेशा टुवर्ड्स द रेडियस क्यों होता है, सेंटर की ओर क्यों होता है, और ये सेंटर की ओर होता है, इसी वजह से इसका नाम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हुआ। और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दैट मीन्स ऑल टाइम उसका जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन है, और वो जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा सेंटर की ओर होता है। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर होता है ये। ठीक है। अब एक चीज सोचिए, अकॉर्डिंग टू हम लोग देखे थे न्यूटन का फर्स्ट लॉ से, अगर कोई ऑब्जेक्ट में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन आ रहा है, दैट मीन्स श्योर है वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। बिना फोर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, या फिर डायरेक्शन हो या फिर उसका एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन में दैट मींस वेलोसिटी में चेंजेस, तो बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हुए उसके डायरेक्शन या उसके वेलोसिटी में तो कोई हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कंटिन्यूअस एक फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, तभी जाके यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है। बिना, जब तक हम कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक हम उस पे एक्सेलरेशन नहीं ला सकते हैं। तो ऑल टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और भी पॉइंट पे वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर हो रहा है, दैट मीन्स एक फोर्स है जो काम कर रहा है यहाँ पे, जो इसके वेलोसिटी को बदलने के लिए, या फिर एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स वहां पे फोर्स श्योर है। ठीक है। एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हो गया। अब हमने देखा कि एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है जो ऑलवेज किधर है, वो सेंटर की ओर काम करता है। अब वेलोसिटी को चेंज करने के लिए तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ही, बिना फोर्स का वेलोसिटी और ये चेंजेस नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फोर्स कैसे काम करता है यहाँ पे, इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। चलिए देखते हैं। कोई देखिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, अब यहाँ से आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कोई एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में चल रहा है, क्या हुआ, यहाँ पे एक फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हुआ इस यहाँ पे। अब इस डायरेक्शन में जैसे ही फोर्स अप्लाई हुआ, ये जा रहा था इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में फोर्स आया, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस यहाँ पे मुड़ जाएगा, ये मुड़ गया। अब यहाँ से फिर यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर फिर फोर्स अप्लाई हुआ। अब क्या हुआ, अब जैसे ही यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ, इसको फिर यहाँ से वो मोड़ दिया इस टाइप का। ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, फिर से यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हुआ, इस जगह पे फोर्स अप्लाई हुआ, अब इसको फिर से यहाँ से मोड़ दिया। फिर इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है, अब इसको ऐसे मोड़ दिया। अब फिर यहाँ पे एक कंटिन्यूअस इस टाइप का एक फोर्स अप्लाई हो कंटिन्यूअस, तो हम क्या देखेंगे कि यह जो ऑब्जेक्ट है वह सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू कर देगा। या यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल देख लूं, सारे पॉइंट को अगर मिलाऊं, ऐसे शुरू हुआ है यहाँ से, तो हमें एक सर्कुलर पाथ मिलेगा। ठीक है। अब पूरे को बनाता तो मैं इस तरह का मुझे एक सर्कुलर पाथ मिलेगा। ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया था लीनियर मोशन में, लेकिन अगर कंटिन्यूअस एक परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हो, तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो हमेशा चेंज हो जा रहा है। और यही चेंज जो है हमारा वो क्या है, एक्सेलरेशन है। और ये जो चेंजेस का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे एक्सेलरेशन को भी देख सकते हैं हम, और फोर्स को भी देख सकते हैं। फोर्स कैसा होना चाहिए, फोर्स का प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर होना चाहिए, हमेशा क्या होगा, वह सर, परपेंडिकुलर होगा। हाँ बोलिए। तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आ रहा है सर? आप रुकिए, ये सारा चीज एक्सप्लेन हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो श्योर ना कोई फोर्स काम कर रहा है। मैंने ये फोर्स को जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि ये फोर्स
होना चाहिए, मैं इमेजिन कर रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फोर्स कहाँ से आया, वो पता चल जाएगा कि वो फोर्स कहाँ से आ रहा है, जस्ट मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यही फोर्स जो होगा इस टाइप का होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फोर्स है और ये एक्सटर्नल फोर्स इधर से आया, क्योंकि जो भी फोर्स आएगा, जो भी फोर्स लगाएगा वो सेंटर ही लगाएगा, सेंटर के सिवा और दूसरा कोई यहाँ पे फोर्स लगाने वाला नहीं है, क्योंकि वो पाथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, वो होगा श्योर सेंटर ही लगाएगा। लेकिन हम पहले इसको देखते हैं कि ये फोर्स का जस्ट कल्पना करते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि इमेजिन करते हैं कि फोर्स कैसा होना चाहिए। सेंटर में नहीं आ जाता है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि हर एक एनर्जी का हर एक एनर्जी का एक अपना एनर्जी होता है, एनर्जी लेवल होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन वहां पे रहता है। लेकिन हम लोग फिजिक्स में हम उसको इस तरह से देखेंगे कि एवरी हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार जानते हैं कि जब कोई रिएक्शन होता है तो उसके ऑपोजिट भी एक इक्वल रिएक्शन होता है। तो अगर एक सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है तो श्योर होगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक ऐसा भी फोर्स होगा जो सेंटर से दूर मतलब सेंटर आउट जो टुवर्ड्स द सेंटर है तो आउटवर्ड्स द सेंटर होगा। अगर हमने देखा कि एक फोर्स आया है कि एफ वो सेंटर की ओर होगा, यानी ये एफ होगा, एफ सी ये फोर्स एक इधर आया, तो श्योर है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार एक फोर्स होगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। उसको फोर्स नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे रिएक्शन कहेंगे। एक ऐसा रिएक्शन आएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये एक रिएक्शन आएगा जो सेंटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। अब हम इसको फिजिक्स की भाषा से उसी इलेक्ट्रॉन के बारे में समझते हैं। एक फोर्स लगाया, इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड किया सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी ये इस डायरेक्शन में हुआ, ये मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है ये इसका सेंटर है, सेंटर से ये एटॉम इसको सेंट्रीपेटल फोर्स दिया, इसका डायरेक्शन सेंटर की होती है। इसको अगर ये फोर्स को इधर आ जाना चाहिए था, लेकिन आता नहीं है, हम लोग फिजिक्स की भाषा में समझेंगे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक रिएक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, और वो कैसा होगा, इक्वल टू द सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, वो सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, जिस कारण से क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे स्टेबल कर जाएगा, इसके ऊपर कोई जो फोर्स लगता था कि सेंट्रल से वो बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस हो जाएगा जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये उसी जगह पे मूव करेगा। तो अब एक रिएक्शन की बात आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन। सेंट्रीपेटल रिएक्शन हमने सेंट्रीपेटल फोर्स पढ़ा, सेंट्रीपेटल फोर्स के कॉन्सेप्ट से ही आया सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन, और सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन के बाद हम लोग देखेंगे कि वो सेंट्रीफ्यूगल एक फोर्स भी आएगा। जब सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन को पढ़ेंगे तो वहां से हमें एक कॉन्सेप्ट फिर आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। एक एक करके हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कहीं कोई डाउट है तो आप क्वेश्चनिंग पूछिए, मैं क्लियर करता हूँ। मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, शुरू से एक स्लाइड को देखिए आप लोग। पहला था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, दो कंडीशन था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर में मूव करेगा तो उसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होना पड़ेगा, और दूसरा लीनियर स्पीड कांस्टेंट होगा, मस्ट है। दूसरा आया सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। वहां पे हमने क्या देखा कि जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन, और उसका डायरेक्शन क्या था, टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए उसका नाम पड़ा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं AC से। अच्छा याद रखिएगा, ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है वो एक लीनियर एक्सेलरेशन का ही पार्ट है, क्योंकि वेलोसिटी जो बदल रहा है वो लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और लीनियर वेलोसिटी के चेंज का डायरेक्शन को ही हमने नाम दिया सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। दूसरा हमने देखा कि नो वर्क डन फोर्स, जब फोर्स और उसके जो डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो हम वहां पे कहेंगे नो वर्क डन फोर्स। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाई होते जाता है और उसके डायरेक्शन को बदलते जाता है, उसको हमने इस डायरेक्शन से देखा। फिर देखे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन।
सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को हमने, अच्छा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को और एक तरीके से आप समझ सकते हैं, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। चलिए देखिए, हमने एक वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और दूसरा आप इस फिगर में देखिए। चलिए अब यहाँ पे ये जो दो पॉइंट को अगर मैं नेयर करूं यहाँ पे ये, और यहीं से एक वेलोसिटी को मैं इस टाइप से दिखाऊं, ठीक है, तो एक वेलोसिटी का सपोज मानते हैं मैंने ये v1 है, और इसके अगर मैं इसको यहाँ से मिलाता हूँ, ये वेलोसिटी इसके टेल पे भी मिला दूं यहाँ से, ये यहाँ से हो जाएगा हमारा इस टाइप का हो जाएगा। अब यहाँ से ये हो गया v1, ये हो गया v2। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा ये यहाँ से आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। अब फिर ये जो फोर्स है ये सीधे जाना चाहेगा, इसका ये यहाँ से जाएगा। अब फिर जो होगा ये यहाँ से ऐसे मुड़ेगा। अब इसका रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे। अब फिर ये आगे जाएगा, और फिर ये जो यहाँ से फिर से ये इस डायरेक्शन में आएगा v2। ऑलवेज ये v2 होगा, v2, ठीक है। अब यहाँ से एक ऐसे जाएगा, ये सीधे ये रिजल्टेंट देगा, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर v2 आएगा। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो वहां पे भी हमें एक सर्कुलर पाथ ही मिलेगा, इस टाइप का एक सर्कुलर पाथ मिलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये माउस से लिख रहा हूँ जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है, अदरवाइज आपको लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि वहां से भी हम देखेंगे कि चेंज ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और जिस वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज चेंज होते रहता है, ठीक है। ओके, आप लोग का नेक्स्ट क्लास होगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका जो अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।